अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ना। जुमेरात है आज तो। उसने कहा हदीस सुनाते हैं जुमेरात है, मैंने कहा जुमेरात तो क्या भाई हैं? अगले हफ्ते का रखूंगा इंशाल्लाह। कल मैंने सोचा था लेकिन वो मेरी ना एक मीटिंग है तो मैं कल नहीं कर सकूंगा। हैं जी, बयान की बात कर रहा हूँ, क्लास क्यों नहीं हो तो संडेज ऑन तो फिर। हैं जी, नहीं इस दफा सोच रहा हूँ कॉस्ट वालों को बुलाऊंगा, प्रॉब्ली कॉस्ट। कल मैंने क्या बात की, परसों क्या बात हो रही थी? तो जो चाहे करो। शैतान ने जब किसी गुनाहों की तरफ उकसाना होगा ना, अच्छा शैतान जो है ना वो जल्दबाज नहीं है, इंसान जल्दबाज है, शैतान जल्दबाज नहीं है। शैतान जो है वो हर बंदे को उसके हिसाब से टैकल करता है। और अल्लाह ताला ने ना शैतान को फिजिकल ताकत नहीं दी है, यानी शैतान किसी को पकड़ के झंझोड़ के खींच के नहीं ले जा सकता। शैतान सिर्फ जो है वो मैसेज डिलीवर करता है, और जब उसके सिग्नल्स हम लोग पूरे पूरे कैच करने शुरू कर दें तो फिर ज़रूर उसकी बातें हमारे पे अफेक्ट करनी शुरू करती हैं। तो मैंने उस दिन भी क्लास में मिसाल दी थी कि अगर किसी को असैसिनेट करना है तो पहले उसकी सिक्योरिटी को हटाना है। तो शैतान के वारों से बचने के लिए जो सिक्योरिटी है, सिस्टम है ना अल्लाह ने दिया, वो हया का निज़ाम है। तो शैतान क्या करता है कि वो बेहयाई वाले कामों को तरफ राग़िब करता है, जिसमें मैंने मिसाल दी थी कि अगर ड्रामाज की स्टोरीज़ देखेंगे अब आजकल तो वो टॉपिक एड्रेस हो रहे हैं जो पहले नहीं होते थे, और उनको एड्रेस करने का रीज़न जी हमारे माशरे की सच्चाइयाँ हैं। तो हमारे माशरे की सच्चाइयाँ तो ये भी हैं कि इंसान रोज़ाना टॉयलेट जाता है, तो उस पर भी ड्रामा बना दें, दिखाएं, सारे सीन्स दिखाएं क्या कर रहा है कि उसके बाद क्या एक्शन ले रहा है, फिर वो भी दिखाएं ना, वो भी रियलिटी है। तो रियलिटीज़ का मतलब ये नहीं है कि हर चीज़ जो है वो दुनिया के सामने एक्सपोज की जाए, लेकिन इससे नुकसान क्या हो रहा है कि वो आइडियाज़ जो पहले कोई, जैसे अच्छा मैं अगर ये ड्रामों की बात कर रहा हूँ उसका मतलब ये नहीं कि मैं सारे ड्रामे देखता हूँ, ये मतलब नहीं, मुझे इल्म होने के लिए ज़रूरी नहीं कि मैं ड्रामे देखता भी हूँ, बहुत सारी चीज़ें जो है ना वैसे भी पता लग जाती हैं। अच्छा अब जैसे एक ड्रामा था चले रहने दें, आपने तो लिस्ट बना दी पूरी। बल्कि एक नहीं, मल्टीपल ड्रामाज इस तरह के हैं जिसमें जो इज्जत वाले रिश्ते होते हैं उनको खराब किया जा रहा होता है। जैसे भाभी, वैसे तो जो भाभी और देवर का रिश्ता है ये भी फिल्मों ने ही कहा है कि जी भाभी मां समान है, वरना एक हदीस का मफहूम है कि देवर मौत है। एक हदीस का मफहूम है कि देवर मौत है। जितना खतरनाक ये रिश्ता है ना, इसीलिए शैतान ने फिल्मों के जरिए इस रिश्तों को पाकीज़ा करके दिखाया। देवर मौत है, ये मैं हदीस का मफहूम बता रहा हूं आपको, इतना सेंसिटिव रिश्ता है ये। इसी तरह से साली और बहनोई का रिश्ता, ये बहुत सेंसिटिव रिश्ता है, ये इतने ज़्यादा प्रोन टूवर्ड्स खराबियां हैं कि फिल्मों ड्रामों ने इनको चेंज करके दिखाया। अब जैसे मुझे, मैं ड्रामोस की बात कर रहा हूं, उसमें इन करेक्टर्स के अंदर खराबियां डाली जा रही हैं ताकि जिनके दिलों के अंदर पहले ही चोर था वो और एक्सपोज होने लग जाए। ये चीज़ें इसलिए की जाती हैं ड्रामों में कि नॉर्मलाइज होनी शुरू हो जाए। अब इससे ना बेहयाई बढ़नी शुरू हो जाती है। जैसे बचपन में जब फिल्में ड्रामे सब घरों में चलते थे, अपने घर में भी होती थी फिल्में सारे, तो मुझे याद है कि किसी इंडियन मूवी में कोई गाना आता था ना, तो हालांकि मैं ये 80s 90s की बात कर रहा हूँ, मेरा बचपन जो है 90s का बचपन है, तो उस दौर के गानों में और आज के गानों में फ़र्क है, उस दौर के गानों की वीडियोज़ में और आजकल के गानों की वीडियोज़ में फ़र्क है। लेकिन जब घर में मूवी चल रही होती थी और उसमें कोई गाना आता था तो हम सब बहन भाई इस बात, छोटे छोटे थे हम लोग, मतलब मैं ये आपको 10 11 8 9 8 9 साल 10 11 12 साल की बात कर रहा हूँ, तो हमारे सब बहन भाइयों के अंदर एक घबराहट सी होती थी कि अम्मी अब्बू भी हैं, हम सब बहन भाई हैं, गाना चल रहा है, फौरन फॉरवर्ड कर दिया जाता था। एक घबराहट थी।
अब फैमिली मूवीज में कुछ ऐसे एक्सट्रीम किस्म के बोल्ड सीन्स आ जाते हैं, हंसते मजाक करते, कि जो फैमिली के आगे से गुजर जाते हैं। हंसी मजाक के नाम से ऐसे ऐसे बोल्ड कॉन्सेप्ट गुजर जाते हैं कि उससे क्या होता है, वो बच्चे, बहन भाई, माँ बाप, जब सबके सामने से एक सीन गुजर गया, अब उनके लिए वो है, अच्छा ये तो कोई मसला ही नहीं था, तो अब वो सब क्या हुआ, इनके लिए यूज टू होने शुरू हो गए। तो ये चीजें शैतान की तरफ से ना बड़े स्लो पॉइजनिंग किस्म की होती हैं। इसमें खैर और भी बहुत सारी चीजें, मैं जो अगले बयान का कॉन्सेप्ट आया था वो कुछ इसी किस्म से चीजें आई थी, गुनाहों से रिलेटेड ही कुछ और देखूंगा अगले वीक में इंशाल्लाह प्लान है। तो जो हदीस सुनानी थी आपको, तिरमिज़ी 2009, सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हया ईमान में से है और ईमान जन्नत में ले जाता है, और बेहयाई कूड़ा करकट है और कूड़ा करकट आग में जाता है। तो ये जो रस्ते हैं ना, दो डिफरेंट, हया का और बेहयाई का। ये बेहयाई टेम्परेरली तो मजे का काम है, बेहयाई के जितने काम है ना टेम्परेरली उनमें मजा है। अब आप जवान बच्चे हैं, आप सारे जो है ना मजे वाले काम जिसमें आपको मजा महसूस होता हो, वो सब सोच के देख लीजिए, उनमें से मेजॉरिटी वो होंगे जो बेहयाई वाले काम है। तो वो एक रास्ता हो जाएगा। अब वो रास्ता अल्टीमेटली कूड़ा करकट, और कूड़ा करकट अल्टीमेटली आग। सवाल मैंने कल कहा था एक, अच्छा उस सवाल में अगर किया है, गुडविल में मुझे उम्मीद है कोई मसला नहीं होगा। अगर किया है तो गुडविल में कोई मसला नहीं होगा। इसमें लास्ट पॉइंट समझा रहा हूं, लास्ट पॉइंट में होगा मसला, वो समझा रहा हूं। मुझे 3 लाइन आइटम्स बताइएगा, डेटर्स, कैश और क्रेडिटर्स। डेटर्स बताएं। 12 + 13 है जी, 7 + 8, 21 + 22। लास्ट पॉइंट में लिखा हुआ है कि पी ने गुड्स को चीजें बेची थी, और चीजें बेची थी जितने की भी, 6000 उसमें से अभी भी रिसीवेबल है, और वो पेरेंट के डेटर्स के अंदर आ रहा है, यानी इसके अंदर 6 आ रहा है, लेकिन इसके अंदर 6 नहीं आ रहा है। नहीं 5 नहीं, मैं अभी सिर्फ इतना कह रहा हूं कि 6 नहीं आ रहा। ये पहले सेंटेंस का मतलब है कि पी ने गुड्स बेची थी एस को, इन रिस्पेक्ट ऑफ दीज गुड्स डेटर्स में 6 स्टिल शामिल है, यानी इसमें 6 शामिल है, तो इसमें भी 6 शामिल होना चाहिए था, लेकिन ये इसके रिकॉर्ड से एग्री नहीं कर रहा, मतलब ये 6 नहीं है। जितना भी है अभी हमारे लिए मेन बात यह है कि क्यों नहीं टैली कर रहा। तो उस क्यों नहीं का जवाब यह है कि कैश इन ट्रांजिट था 1000 रुपए का। अच्छा, कैश इन ट्रांजिट या गुड्स इन ट्रांजिट वो होती हैं जो चीजें अभी रस्ते में हैं और ईयर एंड आ गया, तो रस्ते में है, किधर से किधर जा रहा है कैश, ये तो नहीं बताया कि एस पी को कैश दे रहा था, तो कैश एस नहीं देना है तो उसी नहीं दिया होगा, तो 1000 रुपए का आ रहा है फर्क। अब ये पी और एस की अपनी अपनी बुक्स तक तो चलो ठीक है, एस की तरफ से 1000 निकल गया, उसने रिकॉर्ड कर लिया, पी को नहीं पहुंचा, इसने रिकॉर्ड नहीं किया, लेकिन 1000 जो है ना तो रस्ते में आ गई। ये बंदा जो है वो रिक्शे में बैठा हुआ है, जो पैसे लेके आ रहा है, इधर है 1000 रुपए। अब ये एस के पास से निकल गया, पी के पास नहीं पहुंचा, ये दोनों अपनी जगह ठीक है, लेकिन हम जब बात कर रहे हैं ना ग्रुप की, तो ये 1000 ग्रुप का ही कैश है, तो इसलिए जहां तक नहीं पहुंचा पहुंचा दें। क्या एंट्री होती है डेटर से पैसे मिलने की? कैश डेबिट, डेटर क्रेडिट। तो कैश डेबिट, डेटर क्रेडिट, कैश डेबिट, डेटर क्रेडिट। फर्क यही था ना, तो अब फर्क दूर हो गया। अब जब फर्क दूर हो गया तो हमने अभी क्या एडजस्टमेंट किया? डेटर में एडजस्टमेंट किया कि क्रेडिटर में? डेटर में। क्या एडजस्टमेंट किया है? डेटर को 1000 कम किया है, तो इसका मतलब अब सही डेटर्स कितना हो गया? 5। तो फिर ये भी यकीनन 5 था, और 5 यहां से भी गायब और यहां से भी गायब। ये लास्ट पॉइंट। ओके नहीं है जी? माइनस क्यों किया है? ये हरा वाला पूछ रहे हैं। जब कल आए थे, जो इंटर कंपनी बैलेंस है, एक की बुक्स में रिसीवेबल है, एक की बुक्स में पेएबल है, तो वो ग्रुप पॉइंट ऑफ व्यू से कोई मीनिंगफुल चीज नहीं है। तो ग्रुप पॉइंट ऑफ व्यू से बैलेंस शीट बनाते हुए हमें उसको रिसीवेबल में से भी खत्म करना है, पेएबल में से भी खत्म करना है, तो वो खत्म। हाँ जी, हरा हरा समझ आया? नीला नीला, नीला नीला भी आ गया, लाल लाल, काला काला, सब है, सारी बातें सब ओके जी। क्यों डिफरेंस हो?
क्यों? क्यों मैंने कहा? हाँ, तो मिस्टेक होती तो सवाल में बताई होती, मिस्टेक होती तो उसको ठीक करते। 3 चीजें बताई थी ना मैंने, गुड्स इन ट्रांजिट, कैश इन ट्रांजिट और एरर। तो एरर होता तो बता देते, उसको ठीक कर लेते। सवाल का पॉइंट डन। कस्टमर से पैसे मिलें तो क्या एंट्री होती है? कैश, डेबिट, डेटर, क्रेडिट होती है ना। तो पेरेंट को चूंकि पैसे मिले नहीं हुए थे उसलिए अभी एंट्री की नहीं थी, तो अब कर लें क्योंकि पता तो चल गया कि रास्ते में आ रहे हैं बस। तो कैश, डेबिट, डेटर, क्रेडिट। हाँ जी। अच्छा, इस सवाल में और कोई मसला, कोई इंपेयरमेंट लॉस का मसला कोई? चले ठीक है जी, अगली एडजस्टमेंट समझाता हूं। पी ने, अगली एडजस्टमेंट समझा रहा हूं। पी ने 8,000 रुपए की चीजें खरीदी और वही चीजें उसने 10,000 रुपए की एस को बेच दी और 2,000 का कमा लिया प्रॉफिट। एस को ये चीजें 10,000 कॉस्ट की और उसने ये आगे किसी को बेच दी, चले 14,000। कितना प्रॉफिट कमा लिया? 4,000। अब ये है असल में ट्रांजैक्शन कि पेरेंट ने 8,000 की चीजें खरीद के एस को 10,000 की बेची और एस को वो चीजें 10 की कॉस्ट की हैं और एस ने फिर वही चीजें आगे किसी को बेच दी 14,000 की। जब हम इस ट्रांजैक्शन को ग्रुप की ऐनक लगा के देखें तो ग्रुप की नजर में अच्छा ओ सॉरी अच्छा, अब ग्रुप की ऐनक से जब देखेंगे तो ये ग्रुप पॉइंट ऑफ व्यू से सेल कब है? ये या ये वाली। तो ग्रुप की नजर से ये जो सेल है वो है 10 नहीं 14,000 की। ग्रुप पॉइंट ऑफ व्यू से इनकी कॉस्ट कितनी है? 8,000। कितना हजार? 8,000। तो ग्रुप पॉइंट ऑफ व्यू से इस ट्रांजैक्शन पे प्रॉफिट कितना कमाया गया है? 6। इस पे आता हूं वापस बाद में। एक ट्रांजैक्शन बना के दिए मैंने कि पेरेंट ने 8,000 की चीजें खरीद के 10,000 की एस को बेची, एस ने वो 10 की चीजें आगे 14 की किसी को बेच दी। इस ट्रांजैक्शन का मैं एसओएफपी पे इफेक्ट बता रहा हूं बस। वैसे तो एसओएफपी में ट्रांजैक्शन नहीं बैलेंसेस आ रहे होते हैं, लेकिन मैं सिर्फ इस ट्रांजैक्शन का इफेक्ट बताना चाह रहा हूं। तो पेरेंट की रिटेन अर्निंग्स में इस ट्रांजैक्शन का क्या इंपैक्ट आ रहा है? 2,000। और एस की रिटेन अर्निंग में क्या इंपैक्ट आ रहा है? 4,000। और जो हम लोगों ने कंसोलिडेशन सीखी है, तो उसके मुताबिक हम लोग करते हैं रिटेन अर्निंग की वर्किंग में पेरेंट की रिटेन अर्निंग 2,000, फिर इसमें हम लोग एस की रिटेन अर्निंग ऐड करते हैं कितनी? 4,000। और चलें लेट से 100% ही है ये। तो हम जो इन बैलेंस शीट से कंसोलिडेशन करते हैं उससे आंसर आ जाएगा ये। और ग्रुप की नजर से इस ट्रांजैक्शन की असल हकीकत देखें तो कितना कमा रहा है? 6। यानी जितना असल में हो रहा है हमें कंसोलिडेशन का रिजल्ट भी उतना ही नजर आ रहा है। तो कोई मसला नहीं है। किस बात का कोई मसला नहीं है? अगर पी और एस में से कोई चीज प्रॉफिट रख के दूसरे को बेचे और वो दूसरा वो चीजें आगे बेच दे, तो ग्रुप की जो असल पोजीशन है हमारी कंसोलिडेशन की टेक्निक से वो नजर आ जाएगी। यानी कोई मसला नहीं है हमारी इस कंसोलिडेशन टेक्निक में। अगर पी और एस की आपस में ट्रांजैक्शन हुई कि एक ने दूसरे को कुछ चीजें प्रॉफिट पे बेची लेकिन वो चीजें दूसरे ने भी आगे बेच दी, कोई इश्यू नहीं है। जो असल में रिजल्ट है हमें ग्रुप बैलेंस शीट में वही रिजल्ट दिख रहा है। अभी मसला नहीं है, मसला लाता हूं। मसला यह है
कि एस के पास जितनी चीजें आई वो उन सब को बेच नहीं सका, अभी उसके पास 30% स्टॉक में ही पड़ी हैं, तो उसकी कॉस्ट ऑफ सेल बनी 7,000 और ये चीजें उसने बेची लेट से 10,500 की। चले कितना प्रॉफिट कमाया? मैंने मिसाल बदल दी, पिछली मिसाल में कोई मसला नहीं, अब मैं मसला ला रहा हूं। इससे इनकी बैलेंस शीट में कहां कहां क्या क्या आ गया? रिटेन अर्निंग्स में आ गया 3,500 और नहीं ग्रुप नहीं, पहले मैं इनकी बात कर रहा हूं। और एस का क्लोजिंग स्टॉक आ गया कितना? 3,000। दोबारा पेरेंट की इस ट्रांजेक्शन का एसओएफपी में क्या इंपैक्ट आया? उसकी रिटेन अर्निंग में ये आ रहा होगा, एस की रिटेन अर्निंग में ये आ रहा होगा, और उसके अलावा इसके करंट एसेट्स में ये 3,000 आ रहा होगा। अब हम इस ट्रांजेक्शन की असल पिक्चर देखते हैं ग्रुप की एनेक्स से। ग्रुप की नजर में असली सेल कौन सी है? 10,500 और इनकी कॉस्ट क्या है? 8,000। शाबाश। इनकी कॉस्ट क्या है? हाय हाय 5,600। ऐसे ना करें यार। पेरेंट ने जो चीजें खरीदी थी ग्रुप की नजर में वही हैं जो परचेज है। क्या ये सारी चीजें बिक गई हैं? कितनी बिकी हैं? 70%। तो फिर 70% लेना इसका। तो ग्रुप ने असल में कितना प्रॉफिट कमाया? 4,900। और ग्रुप ही के पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं भी ये नीला नीला कर रहा हूं, जो असल हकीकत है ग्रुप की आंखों से देखें तो ग्रुप ने असल में इतना प्रॉफिट कमाया है, और ग्रुप के मुताबिक 8,000 में से 2,400 अभी इन्वेंट्री है। अभी ये ब्लैक और ब्लू रेड वाली चीजें छोड़ें, मैं आपको बता रहा हूं ग्रुप पॉइंट ऑफ व्यू से असल में हुआ क्या है। ग्रुप पॉइंट ऑफ व्यू से असली सेल कौन सी है? ये या वो 10,500 वाली। और जो चीजें ग्रुप की नजर में बिकी हैं वो ग्रुप को कितनी कॉस्ट की थी? 5,600 वाली बात समझ आ रही कि नहीं? तो ग्रुप ने असल में इन 10,500 पे इतना प्रॉफिट कमाया, और ये जो 8,000 की चीजें खरीदी थी इनमें से इतनी ग्रुप के स्टॉक में है। ये ग्रुप के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने इस पूरी ट्रांजेक्शन का असल लिखा है। अब आते हैं कि कंसोलिडेशन में क्या होने लगा है। कंसोलिडेशन में ये होने लगा है कि पी की रिटेन अर्निंग्स, एस की रिटेन अर्निंग्स, $5,500। तो असली रिजल्ट नजर आ गए हैं। असल में रिजल्ट क्या है? 49 नजर आ रहा है 5,500। एक और गड़बड़ हो रही है। हमने जब करंट एसेट्स की कंसोलिडेशन की तो उसमें इन्वेंट्री की लाइन आइटम में क्या किया? P प्लस S 3,000। तो इसमें क्या गड़बड़ हुई? ग्रुप की नजर से ये इन्वेंट्री तो 3,000 की नहीं है ना, तो 2,400 की है, जबकि हमारी कंसोलिडेशन में क्या हो रहा है? 3,000। अब ये दो मसले आ गए। एक मसला ये आया कि ग्रुप बैलेंस शीट में जो इन्वेंट्री शो हो रही होगी वो भी गलत है, और जो रिटेन अर्निंग्स आ रही हैं वो भी गलत है। ये मसला समझ आया? क्यों गलत है? अच्छा चले पहले आसान बात पूछता हूं, ये क्यों गलत है? क्योंकि ग्रुप के पॉइंट ऑफ व्यू से कॉस्ट 3,000 तो नहीं है, तो फिर एस गलत कह रहा है 3,000। एस ठीक कह रहा है, एस को तो चीजें 10,000 की ही कॉस्ट की थी। एस अपनी जगह सही है, उसको यही कॉस्ट पड़ी है, लेकिन ग्रुप पॉइंट ऑफ व्यू से कॉस्ट 3,000 नहीं है, क्योंकि पेरेंट ने जब चीजें बेची थी तो उनमें प्रॉफिट भर के भेजा था। तो एस को जो चीजें 3,000 की कॉस्ट कर रही हैं, ग्रुप की ऐनक लगती है तो उसके अंदर प्रॉफिट छुपा हुआ है। कितना? 600। ये इस 3,000 के अंदर प्रॉफिट छुपा हुआ है 600। ये वाली बात आई समझ के नहीं? 600। इसमें क्या गड़बड़ है? इनफैक्ट इसमें क्यों गड़बड़ हुई? इसमें गड़बड़ ये हुई कि पेरेंट ने ये चीजें बेची और 2,000 का प्रॉफिट रिकॉर्ड कर लिया, जबकि पेरेंट की बेची हुई चीजें ग्रुप पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बिकी। इस बेची हुई चीजों में से 30% अभी भी ग्रुप के अंदर हैं। तो इन बेची हुई चीजों पे जो पेरेंट ने प्रॉफिट कमा के खुशियां मनाई थी,
जब वो सारी चीजें अल्टीमेटली बिकी ही नहीं तो वो सारा का सारा प्रॉफिट उसका रियलाइज नहीं हुआ। कुछ भी नहीं बिकी, 30 नहीं बिकी, तो जितना उसने प्रॉफिट अपने हिसाब से रिटेन अर्निंग में दिखा दिया था उसका 30% अभी रियलाइज नहीं हुआ। कितना बना 30%? 600। ये वही 600 का फर्क है। ठीक है। अच्छा, अगर ये टूटा फूटा भी समझ आ रहा है ना तो मैं इसको जोड़ता हूं, और ये आखिरी वाली बात जो करने लगा हूं ये ज्यादा काम की है। अगर पी और एस ने एक दूसरे को चीजें बेची हूं और प्रॉफिट रख के बेची हूं, कोई मसला नहीं है। मसला तब है अगर उन चीजों में से बायर के पास कुछ पड़ी रह जाएं। तो दो मसले हैं। उन पड़ी हुई चीजों में जितना प्रॉफिट लोडेड है, एक वो इन्वेंट्री को ओवरस्टेट कर रहा है और दूसरा सेलर के प्रॉफिट्स को ओवरस्टेट कर रहा है। सेलर के प्रॉफिट्स को क्यों ओवरस्टेट कर रहा है? क्योंकि वो, अच्छा, ये सारी कहानियां अगर नहीं भी समझ आती ना तो कम से कम वो जो एंड करूंगा कि वहां ऐड करना है वहां लेस करना है, ये जरूर होना चाहिए। लेकिन इतने सुस्त भी ना हो, समझें जरूर, समझा रहा हूं। आ रही है समझ? सेलर ने जो प्रॉफिट कमाया था सारा का सारा वो अपनी इनकम कह दिया, लेकिन इसमें से चीजें बची हुई हैं तो प्रॉफिट अभी पूरा रियलाइज नहीं हुआ। ये बीच में ब्रेक आ गई थी, मैं दोबारा सारा बोलता हूं। पी और एस अगर आप इसमें एक दूसरे को गुड्स बेच खरीद रहे हैं और प्रॉफिट रख के बेच रहे हैं तो कोई मसला नहीं है, एज लॉन्ग एज बायर सारी चीजें आगे बेच चुका हो या खा पी चुका हो। लेकिन अगर बायर के पास उन खरीदी हुई चीजों में से कुछ बचा रह गया तो इसमें दो मसले आएंगे। एक, जो बचा रह गया वो इन्वेंट्री है जिसमें प्रॉफिट लोडेड है, ग्रुप पॉइंट ऑफ व्यू से सही नहीं है। और दूसरा, सेलर ने सारी चीजें बेचना मान के प्रॉफिट मान लिया था, जबकि ग्रुप पॉइंट ऑफ व्यू से इनमें से 30% चीजें अभी भी ग्रुप के अंदर हैं। तो जो उसने पूरा प्रॉफिट माना था उसमें से 30% अभी भी अनरियलाइज्ड है। इसको कहते हैं अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, जिसको मैं प्यार से यूआरपी कहा करूंगा। तो फिर एडजस्टमेंट क्या करें? ग्रुप बनाते हुए बताएं क्या एडजस्टमेंट करें। इन्वेंट्री में फालतू शामिल है ना, तो यहां से माइनस कर दें और रिटेन अर्निंग में से माइनस कर दें। किस में से? इधर से। तो कंक्लूजन क्या बना? यूआरपी इन्वेंट्री से लेस और सेलर की रिटेन अर्निंग में से लेस। अभी मैंने मिसाल दी है, पी ने एस को बेचा है, उसको उलट लेते हैं, एस ने पी को बेचा है, तो फिर ये इधर की बजाय इधर से लेस होता। तो यूआरपी इन्वेंट्री में से लेस और रिटेन अर्निंग्स की वर्किंग में सेलर की रिटेन अर्निंग में से लेस। यूआरपी की अमाउंट इन्वेंट्री में से लेस और सेलर की रिटेन अर्निंग में से लेस। अगला मसला, ये 600 कैलकुलेट कैसे करें? ये 600 कैसे कैलकुलेट हुआ? इसके दो मशहूर तरीके हैं, सवाल में देख लेना कौन सा तरीका लगेगा। एक मशहूर तरीका यह है कि बेचने वाले ने टोटल कितना प्रॉफिट कमाया था? 2000, लेकिन जितनी चीजें नहीं बिक सकी उतना पोर्शन इसमें से रियलाइज नहीं हो सका। कितनी चीजें नहीं बिकी? तो वो 30 इस पे लगा दें, तो ये यूआरपी है। सेलर ने जितना प्रॉफिट कमाया था उसमें से उतना पोर्शन रियलाइज नहीं हो सका जितना पोर्शन चीजें अभी भी पड़ी हुई हैं। और दूसरा मशहूर तरीका, मार्कअप मार्जिन ने किया तो हुआ है। पी ने कितना मार्जिन कमाया था? कितने परसेंट मार्जिन कमाया था? 20%। तो इस 3000 में वो प्रॉफिट शामिल है ना? कितना शामिल है? 20%। तो इसका 20% ले ले। तो दो तरीके, जितना सेलर ने टोटल प्रॉफिट कमाया था उसमें से वो पोर्शन ले लें जितना पोर्शन इन्वेंट्री में पड़ा हुआ है। दूसरा तरीका, जो बायर के पास पड़ी हुई इन्वेंट्री है उस पे प्रॉफिट परसेंटेज लगा दें। और अगर 20% मार्जिन की बजाय मार्कअप दिया होता तो? अच्छा, मार्कअप कितना दिया होता है जी? तो अगर 25% मार्कअप का होता तो फिर क्या करते? 3000 इंटू 25/125। डिपेंड करता है सवाल में मार्जिन दिया हुआ है कि मार्कअप दिया हुआ है। मार्जिन दिया हुआ है तो वो परसेंटेज, मार्कअप दिया हुआ है तो ऐसे। क्यों ऐसे? क्योंकि ऐसे ही होता है। एडजस्टमेंट नंबर 2 सारी पढ़ लें। नहीं, सारी नहीं, एडजस्टमेंट 2 के आखिर में मैंने ग्रे ग्रे सा डब्बा बनाया हुआ है,
वो रहने दे, हैं 333 सॉरी एडजस्टमेंट 3 सारी पढ़ लें। उसके आखिर में बस मैंने ग्रे ग्रे सा डब्बा बनाया हुआ है, वो अभी नहीं समझाया, बाकी एडजस्टमेंट 3 पढ़ लें, सारी एडजस्टमेंट 3 पढ़ लें। एडजस्टमेंट नंबर 3 कहाँ है? पढ़ ली तो अगला सवाल कर दें जल्दी से, हैं जो होमवर्क था उससे अगला, होमवर्क से अगला क्वेश्चन 11 होमवर्क किया था तो उससे अगला सवाल कर दें। कंसोलिडेशन की प्रैक्टिस में स्पीड भी बढ़ानी है अपनी, बस 10 मिनट का टारगेट रखें। शुरू हो गए 10 मिनट, जल्दी जल्दी लिखें सारी वर्किंग्स के साथ। जो क्वेश्चन 1 होमवर्क किया था उससे अगला सवाल वो अभी कर दें। इलेवन किया था ना, तो उससे अगला अभी कर दें। अच्छा, पेरेंट अगर एस के शेयर्स में इन्वेस्ट कर रहा है तो क्या पेरेंट एस के डिवेंचर्स में इन्वेस्ट कर सकता है कि मना है? पेरेंट अगर एस के ऑर्डिनरी शेयर्स में इन्वेस्ट कर रहा है तो डिवेंचर्स में भी कर सकता है, तो उससे भी उसको ओनरशिप मिलेगी? नहीं, ओनरशिप सिर्फ ऑर्डिनरी शेयर से मिलेगी। इसलिए गुडविल की वर्किंग में कौन सी इन्वेस्टमेंट इस्तेमाल होनी है? जो ऑर्डिनरी शेयर्स में इन्वेस्ट किया हो। चलें करें सवाल, तेज तेज तेज। क्या जी? हाँ, ये तो आप सोचें हैं। क्या ख्याल है भाई, एनसीए प्रोपोर्शनेट पे है कि फेयर वैल्यू पे? कैसे पता? फेयर वैल्यू बता देते, फेयर वैल्यू पे होता तो इसकी प्रोपोर्शनेट पे है।
पाँच मिनट हो गए।
10 मिनट हो गए। इतनी देर में हो जाना चाहिए था।
चले ठीक है, इतनी देर में हो जाना चाहिए था, अब नहीं हुआ तो इसको गुडविल की बात करते हैं पहले। गुडविल में इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ही इस्तेमाल होनी है बस, ये इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर्स का कोई काम नहीं है। पेरेंट ने एस के कितने शेयर्स खरीदे हैं 1800, तो पेरेंट ने ना 1800 शेयर्स भी खरीदे हैं और इसके अलावा पेरेंट ने एस के डिवेंचर्स भी खरीदे हैं। लेकिन गुडविल का ताल्लुक इससे है क्योंकि ओनरशिप शेयर से आती है, तो गुडविल की वर्किंग में ये जो पॉइंट नंबर 5 लिखा हुआ है इसका कोई काम नहीं है। इस बात पे कोई एतराज? गुडविल की वर्किंग में मेरे ख्याल में कोई बात आने वाली बात और नहीं है। इन 15 मिनट में गुडविल तो निकाल ही ली होगी। चले शुक्र है थोड़ी सी गलत। हाँ। अब मैंने क्लास सवाल के शुरू से पहले ही ये बताई थी, ये जो 31,000 है ये यूज करनी है, पॉइंट 1 में दी हुई है। गुडविल ओके। यूआरपी कितना? पेरेंट ने एस को चीजें बेची 9,000 रुपए की और उनमें से आधी अभी भी स्टॉक में है, तो 9,000 रुपए पे कमाया था 1800, आधी उसमें से अभी भी स्टॉक में है, तो 900 हो गया यूआरपी। और इस यूआरपी की ट्रीटमेंट क्या होगी? इन्वेंट्री में से लेस, और चूंकि पी सेलर है तो पी की रिटेन अर्निंग्स में से लेस। ये जिनको 900 यूआरपी समझ नहीं आया, 9,000 रुपए की चीजें बेची थी टोटल, इन पे 20% मार्जिन कमाया था, यानी 1800 रुपए ये प्रॉफिट कमाया था। आधी चीजें अभी भी नहीं बिकी, तो फिर यूआरपी 900 हो गया। तो 900 को इन्वेंट्री से लेस और पेरेंट की रिटेन अर्निंग वाले कॉलम से लेस। हाँ जी यूआरपी ओके। पेरेंट के ही कॉलम से इंपेयरमेंट लॉस लेस, क्योंकि एनसीआई प्रोपोर्शनेट शेयर पे है। तो पॉइंट नंबर 1, 2 और 3 में कोई एतराज? पॉइंट 1, 2, 3, पॉइंट 1, 2, 3 जिन्होंने जहां तक भी किया था, पॉइंट 1, 2, 3। चले पॉइंट 4 और 5 समझा रहा हूं, मुझे आप लाइनें बता दें। डेटर्स, कैश, क्रेडिटर्स, डिबेंचर्स और इन्वेस्टमेंट्स, बताएं जी। पॉइंट 3 और 4 समझा रहा हूं, 4 और 5 समझा रहा हूं। इन्वेस्टमेंट्स क्या है? 40 और 30 है। अच्छा एस में है ही नहीं, ठीक है। डेटर्स 12 और 10, कैश जी 4 और 7, नॉन करंट लाइबिलिटीज डिवेंचर्स 20, क्रेडिटर्स 18 प्लस 11। पॉइंट नंबर 4, ये जो पी ने एस को चीजें बेची थी, पी के डेटर्स में 7,000 शामिल है, ये इधर 7,000 आ रहा है इधर, और ये एस की बुक्स से टैली नहीं कर रहा, यानी इधर 7 नहीं है, इनमें 7 है, इनमें 7 नहीं है। क्यों नहीं है? एक एरर हुआ था। अच्छा एरर क्या हुआ था? एस ने पैसे भेजे थे 500 रुपए, और पेमेंट की एंट्री क्या होती है? क्रेडिटर डेबिट, कैश क्रेडिट। उसने ये 2 दफा रिकॉर्ड कर लिया, क्रेडिटर डेबिट कैश क्रेडिट 2 दफा रिकॉर्ड कर दिया, तो एक दफा कर देते हैं रिवर्स, कैश वापस डेबिट, क्रेडिटर वापस क्रेडिट। दोबारा पेमेंट टू क्रेडिटर की एंट्री होती है क्रेडिटर डेबिट और कैश क्रेडिट। एस ने क्या किया, जज्बाती होकर उसने एंट्री 2 दफा कर दी, तो एक दफा रिवर्स कर देते हैं, कैश डेबिट क्रेडिटर क्रेडिट। कैश डेबिट करने से कैश और बढ़ गया, रिवर्स कर रहे हैं ना पेमेंट की, क्रेडिटर क्रेडिट करने से क्रेडिट और बढ़ गया। अच्छा अब ये जो हमने ये गलती ठीक कर दी, क्रेडिटर में ठीक किया कि डेटर में? तो ये सही है ना, फिर तो बस यही सही है। अब जो 7,000 है ये सही इंटर कंपनी बैलेंस है, और यहां से भी 7 माइनस और यहां से भी 7 माइनस। पिछले सवाल में क्या किया था कि ये 6 था और ये गलत था। कैसे पता चल रहा था गलत था? क्योंकि हम डेटर में ही तो 1000 एडजस्ट कर रहे थे,
है ना, तो इसलिए वो 6 गलत था, जबकि अब हमने ये 500 कहां एडजस्ट किया है, क्रेडिटर में, इसका मतलब ये सही है। तो ये सही इंटरकंपनी बैलेंस 7 है, यहां से भी माइनस और यहां से भी माइनस, ये है 0.4 ओके। 0.5 पेरेंट ने एस के शेयर्स में जो इन्वेस्टमेंट की है वो तो यहां से निकालते ही हैं। इसके अलावा पेरेंट ने ना एस के डिबेंचर्स भी खरीदे हुए, तो डिबेंचर्स तो लोन जैसी चीज होती है, तो ये ऐसे ही है जैसे पी ने एस को लोन दिया हुआ। कितना? एस ने दुनिया जहान के लोगों से 20,000 रुपए का लोन लिया हुआ, उनमें पेरेंट भी है जिसने इसको 4,000 का लोन दिया हुआ। तो ये जो 4,000 है, देखें एस के डिवेंचर्स आ रहे हैं लायबिलिटीज में 20,000, इसका मतलब दुनिया वालों से उसने 20,000 रुपए की बोरोइंग की हुई है, उसमें से पी से कितनी की हुई है? 4,000। तो ये इंटर कंपनी बैलेंस है, एक के एसेट्स में एक की लायबिलिटीज में। तो इस 4,000 को हम यहां से भी माइनस कर देंगे और यहां से भी माइनस कर देंगे। पेरेंट ने अगर एस को लोन दिया होता तो एक का लोन एसेट और एक का लोन लायबिलिटी आ रही होती, तो उनको भी खत्म करते हैं ना, तो ये वही है, ये डिवेंचर्स लोन ही लिया होता है। तो जितना पेरेंट ने इसको दिया हुआ है वो पेरेंट की इन्वेस्टमेंट्स में आ रहा है, यहां से भी खत्म और इसकी लायबिलिटी से भी खत्म। ये 0.5 है। इससे अगला क्वेश्चन, ये होमवर्क करके आइएगा, इसी से अगला क्वेश्चन होमवर्क करके आइएगा। अब ये एडजस्टमेंट्स और आगे चलती रहेंगी और कुछ जल्दी जल्दी भी होंगी, कुछ ज्यादा देर से होंगी, लेकिन अब ये काम और बढ़ेगा आगे। ये अगला सवाल करके आइएगा, करके आइएगा। अल्लाह हाफिज।